अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब हालत ये है कि किसी को फ़ोन करते हैं तो अगला शख्स ये सोचता है, दूसरे मुल्क का नुमाइंदा रहनुमा या सरबरा ये सोच रहा होता है कि कहीं ये हमसे कुछ मांग न लें। पाकिस्तान के मुआशी हालात इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक गिरावट हो चुकी है कि अब हमारा इंप्रेशन यही है कि हम किसी से भी कोई रब्ता करते हैं तो ये मालूम होता है कि शायद हम मांगने लगे हैं। लेकिन एक सवाल और भी है। तकरीबन 69 के करीब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की काबीना है उसके वज़रा हैं, उसके मुशीरान हैं, और मुआशी कारकर्दगी ये है कि आज के दिन में डॉलर $2.40 महंगा हुआ है और इंटर बैंक में 234 रुपये पे ट्रेड किया है। IMF का पैकेज भी आ गया, इमदाद भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद डॉलर नीचे नहीं आ रहा। ये रिजर्वेशंस पाकिस्तान के अवाम के भी हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुकूमत में बैठे हुए उनके इत्तेहादियों के भी हैं। गुज़श्ता रोज़ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में थे। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। हमारी भी जो है ना कोई इतनी कोई बहुत आला कारकर्दगी मेरा ख्याल है नहीं चाह रही है। जो फैसले जिस वक्त करने के हैं उसी वक्त करते हैं। हमारी तो खुदकुशी हमने किसी हद तक की है। अगर जो है ना लोगों पे मुश्किलात आपने सारी डाली हुई हैं तो ये मुश्किलात जो है ना शेयर होनी चाहिए आपके साथ। लोग अगर सैलाब में पत्ते खाएं तो मियाँ शहबाज शरीफ भी वो पत्ते खाएं। बाकी मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब के पास पैसे हैं या नहीं है, या उसके नवाज शरीफ साहब के पास, मगर जिसके पास भी पैसे हैं, अगर फर्ज करिए मेरे पास हैं, तो वो अगर ये मेरा वतन है तो इसमें इसी में होने चाहिए। ये हुकूमती सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, और बहुत मुदल्लल किस्म की शख्सियत ये तस्वुर किए जाते हैं कानून के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी। इरशाद साहब, बुनियादी नुक्ता ये है, सेनेटर साहब कहते हैं कि लोग अगर पत्ते खाएं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी पत्ते खाएं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि हम फ़ोन करते हैं तो अगला बंदा समझता है कि हम कुछ मांग न लें। ये हमारी सियासी, अखलाकी, मिली, मुआशी गिरावट तो है, लेकिन इससे निकलेंगे कैसे? निकलने का रास्ता मौजूद है। हम ये कौम इतनी फयाज है, इतनी दरिया दिल है कि वो हुक्मरानों से ये नहीं कहती कि वो हमारी तरह पत्ते खाए या हमारी तरह जौहर का पानी पिए या 3 वक्त शहरों में 3 वक्त का खाना खाया जाता है और हम 1 वक्त में खाने पे भी इत्तेफाक कर लेते हैं। आप 1 वक्त का खाना खाएं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये ज़रूर तवक्को करते हैं कि जब पहला तो वो सवाल ये आवाम की तरफ से होता है कि मुल्क इस हालत को कैसे पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि जिनको हम कमतर समझते थे वो अब हम उनसे मांगने खड़े हुए हैं। तो वो कमतर बरतर कैसे हो गए और हम जो बरतर थे वो कमतर कैसे हो गए। 50s में, 60s में, इवन 70s में हमारी जो रुपए की वैल्यू थी वो चीन के जो यन से थी वो कई गुना ज़्यादा थी। हम कोरिया से आगे थे, हम मलेशिया से आगे थे, हम UAE से आगे थे और कई मुल्कों से हम आगे थे। और जिनको अब हमने अपना अन्नदाता बनाया हुआ है वो हमसे सियासी मुशावरत किया करते थे। लेकिन ये जो आपने डॉलर की गिरावट की बात की है, जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये एतराफ़ कर रहा हो कि हम अगर किसी दोस्त मुल्क के सरबराह को फ़ोन करें तो वो फ़ोन सुनते हुए ये सोचता है कि ये ज़रूर मांगने के लिए फ़ोन होगा। हम किसी मुल्क के खैर सगाली के दौरे पर जाएं तो वो समझते हैं कि वाकई ये मांगने के लिए आए हैं और हम भी कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। तो उसके बाद आप मुल्क के बिज़नेसमैन को, इन्वेस्टर को, जो कारोबार कर रहा है, कारोबारी को बेवकूफ़ समझते हैं कि सरमाया लगाएगा अपना, वो सरमाया यहाँ लगाएगा, या वो ये नहीं समझेगा कि आपकी बातों पर एतबार करेगा कि हमने डिफ़ॉल्ट से निकाल लिया है मुल्क को और मईशत मुस्तहकम हो गई है और हमने तरक्की के रास्ते पर चल पड़े हैं। वो देख रहा है कि आपके अब फ़ोन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस मुल्क की हुक्मरानों के वो अपना पैसा छुपा के बैठा हुआ है, वो डॉलर ख़रीद रहा है, वो डॉलर की स्मगलिंग भी कर रहा है और डॉलर की स्टॉकिंग भी कर रहा है, सट्टा भी खेल रहा है, डॉलर बचा रहा है। और फिर ये क्या स्टेट बैंक की मर्ज़ी के बग़ैर हो रहा है? ये सारा कुछ जो है ये वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि
पत्थर पेट पर पत्थर हुक्मरान ना बांधें, लेकिन वो जो बैरून मुल्क पैसा पड़ा हुआ है वो तो वापस लाएं, इस मुल्क में इन्वेस्ट करें, खजाने में जमा ना कराएं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। देखें, जब चीन में एक दौर में चंद साल पहले चीन में रिसेशन आई थी, चीन की हुकूमत ने दुनिया भर में मौजूद चीनियों से, जो चीनी ताजर थे, लोग बैरून मुल्क थे, एक अपील की कि आप अपना सरमाया यहाँ पाकिस्तान चीन के अंदर इन्वेस्ट करें। करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट हो गए। थाईलैंड ने ऐसा किया, कई और मुल्कों ने ऐसा किया। बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे अगर हुक्मरान ये अपील करें भी तो वो सबसे पहले सवाल करें कि आप खुद अपना कितना सरमाया वापस। नो वन इज क्रेडिबल विद ड्यू रिस्पेक्ट। प्रॉब्लम ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन राजा साहब से हम पूछते हैं, राजा साहब ये जो कह रहे हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो तो एतराफ़ कर रहे हैं कि हम नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं और हमारी कारकर्दगी बहुत बुरी है, लेकिन आप तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की ये नालायकी है, नाअहली है, साख ख़राब हो गई है कि आप फ़ोन भी करते हैं वज़ीर आज़म तो अगले समझते हैं कि ये मांगने के लिए फ़ोन किया है? जी अरशाद साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो अरशाद साहब देखना पड़ेगा कि ये हालात क्यों आए कि कोई हमारा फ़ोन जाए तो ये समझता है कि ये उधार मांगेंगे, या हम किसी मुल्क में जाएं तो ये समझा जाता है कि हम उधार मांगने आए हैं। ये हालात पाकिस्तान जब बना तो इमरान खान की हुकूमत तक 30,000 अरब हम पे उधार था, और इन पौने 4 सालों में 20,000 अरब जो है इसके करीब पैसे जो हैं वो उधार लिए गए, और उनका आज तक नहीं पता चल रहा कि वो किधर। कोई मोटरवे नहीं बनी, कोई प्रोजेक्ट नहीं मुल्क में लगा, तमाम अदारे तबाह हो गए। हमने इमरान खान साहब के सामने बैठ के उनके सामने ये बात कई दफ़ा की कि खान साहब आपके अदारे तबाह हो रहे हैं, मुल्क पे इतना उधार चढ़ रहा है, जितना पाकिस्तान बनने तक उधार लिया गया आपकी हुकूमत तक, आपने 4 सालों में उतना उधार ले लिया। लेकिन खान साहब ने हमारी बात ना सुनी, हमने उनसे इख्तलाफ भी किया। अब इस हुकूमत के सामने एक चैलेंज है, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि ये हुकूमत IMF का पैकेज मिलने के बाद मामलात को काफ़ी हद तक सीधा कर लेगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मामलात सीधे नहीं हुए जो मुझे तवक्को थी या कौम को तवक्को थी। लोग तो ये कह रहे थे कि IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद डॉलर 190 पे आ जाएगा, बिजली में राहत मिलेगी, गैस में राहत मिलेगी। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आए हैं कि मेरा शहर फैसलाबाद से तल्लक है, वहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं। घरेलू सार्फिन जो हैं उनके पास बिजली के बिल देने के, या बिल दें या बच्चों की फ़ीस दें या बच्चों को खाना दें, एक चॉइस है। या बिल दें, जिसकी 22,000 तनख्वाह है उसको 20,000 बिल आ गया। तो अब अरशाद साहब 2000 में किस तरह कोई गरीब आदमी गुजारा कर सकता है पूरा महीना, जिसने बच्चों को भी पढ़ाना है, राजा साहब आप अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में ये मामला उठाया है आपने, ये हालत ज़ार लोगों की बयान की है आपने क्या? जी, ये जो बिलों वाला इशू आया है ये तो अभी इजलास ख़त्म होने के बाद आया है, लेकिन मैंने कई दफ़ा असम्बली में जब बजट इजलास के बाद कई दफ़ा इस पॉइंट पे इशू बात की है कि हमें अब अपने आप को, जो हुकूमत है वो अपने आप को दुरुस्त सिमत में लेके चले। IMF का पैकेज भी आ गया, उसके बाद बजट भी पास हो गया, तो अब जो कौम तो कर रही थी, जो हम अपोजिशन वाले तो कर रहे थे कि शायद बेहतरी आ जाएगी, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऊपर से सैलाब आ गया। वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, ऊपर कुछ दुरुस्त होने लगे थे तो सैलाब ने आके सारा मुल्क, आधा हिस्सा मुल्क का जो है वो इसका शदीद सैलाब की नज़र में है, और इस तरह का सैलाब पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। तो बस बदकिस्मती है हमारी कौमी लेवल पे, ये कहना चाहिए कि हम मुल्क को दुरुस्त करने के बजाय जिस तरह का वो मुल्क जो हमारे से पीछे थे। जी राजा साहब, आप फरमा रहे हैं कि लोग जो मुल्क हमारे से पीछे थे, जी हाँ, उनसे मांग रहे हैं हम। राजा साहब आप फरमा रहे हैं कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को खाना खिलाएं, तालीम दिलाएं या दवाई लें उनकी, या कोई और वो कर सकें, और बिजली के बिल में सारी तनख्वाह ली जाती है, सारी आमदनी उनकी चली जाती है। लेकिन हुकूमत के पास इतना तो पैसा है कि अभी कल उन्होंने
8 नए मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म ने मुकर्रर किए हैं, जिनको ज़ाहिर है गाड़ियाँ भी मिलेंगी, तनख्वाहें भी मिलेंगी, मराद भी मिलेंगी, दफातर भी मिलेंगे। 60-62 रुकनी पहले ही काबीना मौजूद थी। तो हुकूमत के अल्लाह तआला तो उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन आप उस पर खामोश हैं। आपका कल बयान या आज बयान आ जाना चाहिए था कि ये क्यों भर्ती किए जा रहे हैं नए लोग। अरशद साहब, मैंने कल इस बारे में बात की है, लेकिन आपको पता है कि इजलास नहीं चल रहा। अच्छा। तो इजलास आएगा तो इस पर ज़रूर बात करेंगे, और बयान भी मैं अभी आपके सामने देता हूं कि मैं समझता हूं ये जो कल नए वज़रा बनाए हैं इनकी ज़रूरत नहीं थी, इनको नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पहली जो कबीना है उसको भी छोटा करना चाहिए। बहुत बड़ी कबीना बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की मजबूरी होगी कि इत्तेहादी हुकूमत है, और इत्तेहादी हुकूमत में बहुत से प्रेशर होते हैं, और जिस तरह आप जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत है, तो उन हालात में प्रेशर में वो कर रहे हैं। लेकिन मेरी उनसे ये सही है, ये सियासी मसलहत है। आप ये कह रहे हैं जी जी, मुतालबा कर लें आप राजा साहब। फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब इसको जो कबीना है इसको कट लगाएं, इसको कम करें, और जो अवाम की तरफ से इस पर शदीद रद्द अमल है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, एक तरफ हम कहते हैं कि महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि ख़जाने में पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ हम इतनी बड़ी कबीना रखें तो फिर कोई जवाज़ नहीं बन जाता कि हम अवाम के सामने हुकूमत राजा साहब लोग ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुसीबत में है, सैलाब के अलावा भी माशी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, आप ख़ुद बयान कर रहे हैं। तो इस वक्त जितने हुक्मरान हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़रा हैं, उनके इत्तेहादी हैं, जिसकी बैरून मुल्क कोई दौलत पड़ी हुई है, बैंकों में पड़ी है, जायदादों की सूरत में पड़ी है, इन्वेस्टमेंट है, वो मुल्क में आनी चाहिए। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि हमारे हुक्मरान अशराफिया को ये कड़वा घूंट भी भरना चाहिए और अपनी दौलत मुल्क में लाएँ, ताकि दूसरे इन्वेस्टर भी बैरून मुल्क से और अंदरूनी मुल्क के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें, पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकें। जी बिल्कुल, मैं इसका पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि तमाम जो हुकूमत में लोग हैं, अपोजिशन में हैं, जो सियासतदान हैं, सबसे पहले वो कदम उठाएं कि वो अपना सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान में लेके आएँ, यहाँ पाकिस्तान में लाएं, और फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को अपील करें कि वो भी पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट करें। तो फिर कोई जवाज़ होगा। जो हमारे पाकिस्तानी बाहर की दुनिया में हैं, वो जब देखेंगे कि सियासतदानों ने या हुक्मरानों ने या अपोजिशन ने अपना जो कुछ है वो पाकिस्तान ले गए हैं, तो उससे एक फिर रास्ता मिल जाएगा, एक जवाज़ बन जाएगा कि उनको अपील कर सके। आज तो हम इस पोजीशन में नहीं कि उनको अपील कर सकें, और उनको अगर कोई अपील करे तो वो पहले बात ये करेंगे कि आप पहले जो सियासतदान हैं या जो हुक्मरान हैं जो इस मुल्क का पैसा किसी तरीके से लेके बाहर गए वो वापस आए, हमें साबित करें, तो फिर वो पैसा देने के लिए तैयार हो। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ बहुत जायज़ सोच है हर पाकिस्तानी की, और पाकिस्तानी सियासतदानों को इस पर अमल करना चाहिए। राज साहब, अब पंजाब की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक और बयान आपसे ही मंसूब है। परवेज़ इलाही साहब, क्या वाकई उनकी हुकूमत जा रही है और इस पे होमवर्क हो चुका है? देखिए जी, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत, एक तो अगर काफ लीग के लोग चौधरी शुजात के पास चले जाएं, जिसका इम्कान है, तो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी और वो हुकूमत नहीं रह सकती। दूसरा, आपको पता है कि एक रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, जो कि काफ़ी लोग ये समझते हैं, वकला का भी ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो रिव्यू पिटीशन है, उस शुजात साहब का हक था कि उनका कहना माना जाए। चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के चेयरमैन हैं, पार्टी के लीडर हैं, और उनका कहना माना जाना ज़रूरी था, लेकिन उनके अहकामात पर अमल नहीं किया गया। इस वजह से वो लोग जिन्होंने अमल नहीं किया वो नाअहल भी हो सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि पंजाब असम्बली में बहुत से लोग नाअहल हुए, उनको डी सीट कर दिया गया कि उन्होंने पार्टी लीडर का हुक्म नहीं माना। तो अगर पार्टी लीडर का हुक्म यहाँ पे नहीं माना गया तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है, मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए। जो तरीक़े इंसाफ में
स्टैंडर्ड कायम किया गया है वो ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में स्टैंडर्ड कायम हो तो फिर हुकूमत परवेज़ इलाही साहब की नहीं रह सकती। सही है। राय साहब, ख़बरें गर्म हैं, बल्कि खान साहब ख़ुद भी कहते हैं कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, हुकूमत गिरफ़्तार करना चाहती है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तौर पर और PTI से ताल्लुक़ की बुनियाद पर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जस्टिफाइड होगी और वो जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? मैं समझता हूँ कि इससे नुकसान होगा मुल्क को, और ख़ान साहब की बहुत सी गलतियाँ हैं। तोशा खान में ख़ान साहब ने बहुत, ख़ान साहब से ब्लंडर हुआ है या ब्लंडर कराया गया है। इसी तरह जो बुज़दार साहब को रखा गया, उन्होंने जो अरबों की करप्शन की है उसको भी ख़ान साहब के साथ जोड़ा जा रहा है। तो बहुत से शहजाद अकबर साहब हैं, इस तरह बहुत से करप्ट लोग जो ख़ान साहब के इर्द गिर्द हैं और उनके किसी ना किसी तरीके से नाते बनी गाला से मिलते हैं। तो इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि ख़ान साहब को अपनी वो चीज़ें जो कि वो क्लियर नहीं कर सकते, वो उन पे जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मैं समझता हूँ वो उसकी सफाई नहीं दे सकते। तोशा खाना में उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। वो कहते हैं नवाज शरीफ ने किया। खान साहब, अगर नवाज शरीफ या जरदारी साहब ने किया तो आपको नहीं करना चाहिए था। यही बात मैं खान साहब को कहता था कि कम अज़ कम आप ये कह सकेंगे, ये देखें कि ये आसिफ जरदारी ने किया और मैंने नहीं किया। जो उन्होंने किया, उन्होंने तो वो चीज़ें जो तोशा खाने से ली आज तक नहीं बेची। आपने पहले वो घड़ी 15 करोड़ की बेच दी, फिर उसमें से 3 करोड़ तोशा खाना में जमा कराया, फिर वही घड़ी जो है वो जिस बादशाह ने आपको दी थी उसको फ़ोन चला गया कि ये घड़ी मार्केट में बिक रही है। उसने कहा मैंने तो ये तोहफ़ा दी थी, ये किस तरह बिक रही है? उन्होंने कहा जी हम, उसने दोबारा वो ख़रीद ली। तो कितनी शर्म की बात है। खान साहब वैसे इतने असूली मदीने की रियासत की बातें करते हैं, तो 15 करोड़ की घड़ी बेच के तोशा खाना में पैसे, पहले घड़ी बेची गई, फिर उससे अच्छा राजा साहब, सवाल ये है, राजा साहब सवाल ये है, अगर आप समझते हैं कि खान साहब ने कानून की खिलाफ वर्जी की है और इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है कानून की खिलाफ वर्जी पे, क्या आप फिर भी इस गिरफ्तारी की मुखालिफत करेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ एक तरीके से समझता हूँ कि अदालत के ज़रिए फ़ैसला होना चाहिए। पुलिस को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो, या कोई साहब का ना ही होना चाहिए। हाँ, अदालत में केस लेके जाएं, अगर अदालत खान साहब को कहे कि ये इनके पे जुर्म साबित है, इनको गिरफ़्तार किया जाए या उनकी ज़मानत कैंसिल करें, जो भी अदालत फ़ैसला करे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, जो भी अदालत फ़ैसला करे उस पर अमल होना चाहिए। इस तरह डायरेक्ट इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा राज साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे अरकान असम्बली पार्टी छोड़ जाएंगे। अभी तक वो नौबत तो नहीं आई, लेकिन शकूर शाद साहब जो कराची से MNA थे, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जी मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया और अदालत ने उनको बहाल कर दिया। वहाँ इलेक्शन भी जो होना था नहीं हो रहा अब। तो क्या ये भी आपकी कोशिशों का नतीजा है? और कितने लोग हैं जो दरख्वास्त अब देंगे कोर्ट में या स्पीकर को कि जी हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, हम वापस आ रहे हैं? अरशाद साहब, मैंने आपके ही प्रोग्राम में माजरत की थी कि मेरा ये दावा, अगर जो इलेक्शन हुए थे 17 मई को जी, अगर वो इलेक्शन जिस तरह रिज़ल्ट सामने आए उसकी कई वजूहत हैं, उस रिज़ल्ट ने उस मेरी चीज़ को गलत साबित किया और मैंने माना था कि मेरा दावा गलत साबित हुआ है। अब भी मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, वो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। जिस तरह शकूर साहब सामने आ गए, इसी तरह जैसे जैसे किसी को मेंबरशिप जाती नज़र होगी, लोग रुके हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो जो रिज़ल्ट आया है ज़िमनी इलेक्शन का, उस वजह से लोग रुक गए। लेकिन बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि हमें असम्बली में जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप में 2 धड़े हैं। अच्छा। एक धड़ा कहता है कि असम्बली में जाना चाहिए, हमें वहाँ पे मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। एक धड़ा कहता है कि इमरान खान और उनके जो वारी हैं, जो सारे करप्शन में मुलव्वस थे, वो कहते हैं नहीं असम्बली नहीं जाना। मैं तो खान साहब को आज भी नहीं, ये राजा साहब जो 2 धड़ों की आपने बात की है असम्बली में, जी 2 धड़ों की आपने बात की है, आपकी मुराद कहीं एक कराची वाला धड़ा और दूसरा मुल्तान वाला धड़ा तो नहीं है? मेरी मुराद है एक जो करप्ट टोला है खान साहब के साथ, और दूसरा जो लोग
हल्के की सियासत करने वाले हैं, जो हल्कों में रहते हैं, जिन्होंने आगे भी इलेक्शन लड़ना है, वो ये दो ग्रुप है। मैं मुल्तान या कराची की बात नहीं कर रहा, मैं एक हल्के की सियासत करने वाले जो असल सियासी लोग होते हैं, और एक होते हैं जो माल बनाने वाले, जो टैची केस भर के भाग गए हैं या आइंदा चंद दिनों तक भाग जाएंगे। ये दो ग्रुप हैं, और ये जो माल बनाने वाला ग्रुप है ये खान साहब को हमेशा गुमराह करता है, और खान साहब के लिए आप शहबाज गिल के बारे में कहते थे ये काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते और ये भी टैची केस वालों में शामिल होंगे, लेकिन वो तो खड़े हुए हैं खान के साथ, वो गिरफ्तार हो गए, इस वक्त भी जेल में हैं, और उनकी तो वो तो आपकी तवक्कुआत के बरक्स हो गए। वो पहली बात तो मैं आज भी कहता हूं कि वो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, और खड़े क्या है, जिस तरह वो रोया है, जिस तरह चीखें मार मार के रोया है, बड़े बड़े सियासतदान ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, तो उससे साबित कर ले कि उसे जब मौका मिला उसने भाग जाना है। आप देख लीजिएगा। अच्छा राजा साहब, आ जाएगा। राजा साहब पहले खड़ा नहीं मजबूरी में। राजा साहब 25 तारीख मुकर्रर हुई ज़िमनी इंतखाबात के लिए 9 हलकों के, वो खैर तब्दील हो गई, और उससे तासुर ये उभरा कि खान साहब चूँकि 9 के 9 हलके जीत रहे थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला ने ख़त लिखा और इलेक्शन मुलतवी करा दिए सैलाब के बहाने, सिक्योरिटी के बहाने। अब 16 तारीख फिर मुकर्रर हो गई है, 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं। आपके ख़्याल में ये 8 नशिस्तों के इलेक्शन में खान साहब की पोजीशन क्या होगी? और फैसलाबाद में भी एक इलेक्शन हो रहा है, खान साहब जीतते नज़र आ रहे हैं या अब हुकूमत और इत्तेहादी जमातें और आप जोर लगा के खान साहब को हरा सकते हैं? देखिए जी, जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातें हैं, इनके जो कैंडिडेट हैं अरशाद साहब, उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं, उनका मुकाबला है बिजली के बिलों के साथ, अच्छा, और गैस के बिलों के साथ, और महंगाई के साथ। अच्छा। अगर तो महंगाई कंट्रोल हो जाती, जो कि नहीं हो सकी बदकिस्मती से, तो मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादियों को मुश्किलात हैं। जहाँ तक फैसलाबाद की सीट का तल्लक है, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। फैसलाबाद में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि फैसलाबाद में जो इनका MNA रहा है 4 साल, उसने 4 साल हल्के में कदम नहीं रखा, और अब पार्टी ने मना कर दिया उसको, तरीक़े इंसाफ ने मना किया है कि आपने हल्के में कंपेन करने नहीं जाना, क्योंकि लोगों ने कहा, पहला लोगों का मुतालबा ये है कि ये आदमी कंपेन करने हमारे हल्के में ना आए। तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है आबिद शेर अली, उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके वालिद साहब भी उस हल्के से कई दफ़ा MP, MNA और मेयर रह चुके हैं, तो बड़ा कांटेदार मुकाबला नहीं। लेकिन राजा साहब ये भी तो 3.5 साल मुल्क से बाहर ही रहे हैं आबिद शेर अली साहब, वो तो हल्के में बिल्कुल ही कदम नहीं रखा, उन्होंने तो डर के मारे बाहर बैठे हुए थे। लेकिन वो अरशाद साहब उसके वालिद साहब मुसलसल हल्के में, अच्छा, सुबह शाम, डेरा भी उनका हल्के में ही है, और उनका आबिद शेर अली साहब की सारी सियासत अपने वालिद साहब के साथ। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली रियाज साहब, आपके वक्त है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और डेवलपमेंट हुई, जो कौमी असम्बली के 8 नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी थी, उन पर एक नया शेड्यूल जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अब ये बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को इन 8 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। फवाद साहब, अब ये मामला क्योंकि हाई कोर्ट में चला गया था, शकूर शाद साहब पटिशन लेकर चले गए, फिर हाई कोर्ट ने वजाहत दी, अब नया शेड्यूल ये जारी हो गया है। आपको लगता है कि इस दिन इलेक्शन होंगे या इसके बाद कोई और शेड्यूल आने वाला है? नहीं, मुझे तो लगता यही है कि इंशाल्लाह उस वक्त तक मामला आगे चले जाएंगे, और ये जो अभी मामला है ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हमने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते किसी वक्त जो है ये पिटीशन भी हियरिंग के लिए आ जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक हतमी फैसला जारी करेगी। हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि अगर स्पीकर ने जो सारे ही जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर करने हैं 123 के 123, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से कहें कि ये 11 सीटों के ऊपर मैं कबूल कर रहा हूँ, बाकियों पे मैं कबूल नहीं कर रहा, स्पेशली जब डिप्टी स्पीकर तमाम इस्तीफ़े जो है मंजूर करके गए।
अच्छा फवाद साहब, अभी ख़बर चल रही थी कि आपने नए उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान के लिए कौमी असम्बली के हलकों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी है, तो क्या दरपर्दा कोई तारीख पर इत्तेफाक राय हो गया है? आप समझते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर दी है उम्मीदवारों की? हमारा मानना यही है, हम समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है वो बड़े करीब है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी जो है वो हम ये इलेक्शंस में चले जाएंगे। और जहाँ तक उम्मीदवारों का ताल्लुक है उसमें तो एक मुसलसल प्रोसेस है जो चलता रहता है और वो चल रहा है। और हमारा पार्लिमानी बोर्ड जो है वो पहले ही आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है इमरान खान साहब की सरबराही में, और उस पार्लिमानी बोर्ड में ये तमाम फैसले जो हैं वो आएंगे। लेकिन जो इनिशियल लिस्ट है वो रीजनल प्रेसिडेंट्स और रीजनल लीडरशिप जो है वो उसको बना रही है। इसके अलावा हमने एक इलेक्शन सेल भी बना दिया है, वो भी इसके ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, तो ये इलेक्शन इतने करीब हैं इसीलिए खान साहब ने ये कहा कि आर्मी चीफ का तकर्रुर मौखर किया जाए और नई हुकूमत मुंतखब हुकूमत आके ये काम करे। तो अब आपने कहा कि हमने मैसेज ये पिंडी को भी दे दिया है, तो इस बारे में भी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से खान साहब को ये कहना पड़ा? ये बस इंटरव्यू में सवाल हुआ और उन्होंने ये जवाब दे दिया? देखिए, ये तो एक मामला है जो इमरान खान ने एक वे आउट दे रहे हैं मामलात का। तो देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासत एक गर्दाब में फंसी हुई है और जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो एक मुस्तहकम हुकूमत और एक मुस्तहकम मुल्क बनने की तरफ जा रहा था उसको खामखा दरमियान में जो है वो रखना डाला गया। और एक इकॉनमी जो उस वक्त तकरीबन 6% पे ग्रो कर रही थी, 55 लाख नई नौकरियां पैदा हो चुकी थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, वो तमाम जो हमारी कामयाबियां थी उनको लपेट दिया गया और एक ऐसी नाअहल हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है कि जिसके बाद से कोई खैर की खबर आती ही नहीं कभी। रोज़ाना हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मिडिल क्लास की कमर टूट गई है, बिजली के बिल देना मुश्किल हो गए हैं, तेल की कीमतें तमाम खुर्दनी तो तेल जब पीटीआई ने छोड़ा था तो दुनिया में $1700 के ऊपर पहुंच गया था पाम ऑयल, अब ये $700 के ऊपर है, लेकिन घी की कीमतों में ₹1 कमी नहीं आई। उसके बाद तेल और बिजली की कीमतें तो आपके सामने हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए इमरान खान ने एक रास्ता दिया है और वो रास्ता ये है इलेक्शन कराएं और उसके बाद हुकूमत जो है ये फैसला करे। लेकिन फवाद साहब, ये वज़ीर आज़म के इख्तियार पर कदगन लगाना जो उसका आइनी इख्तियार है, एक नई और बुरी रिवायत कायम नहीं होगी? आइंदा जब भी आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला होगा तो जो भी अपोजिशन रहनुमा होगा वो एक बयान देगा और वज़ीर आज़म का इख्तियार मुअत्तल हो जाएगा। कतई तौर के ऊपर इसलिए नहीं कि ये वज़ीर आज़म एक अमूमी वज़ीर आज़म नहीं है, ये तो 84 सीटें लेके वज़ीर आज़म बने हुए हैं। पीटीआई को अवाम ने तो वोट दिया था, 155 नशिस्तें तो पीटीआई की थी। तो ये जो वज़ीर आज़म है इस वक्त ये अमूमी हालात के वज़ीर आज़म तो हैं ही नहीं और इनके पास ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है ना इलेक्टोरल लेजिटिमेसी है। और जो इनका क्राइसिस है, जो इनका इस वक्त का बहरान है, जो सियासी बहरान है, वो है भी इस वजह से कि मौजूदा वज़ीर आज़म के पास ये लेजिटिमेसी नहीं है, उनकी कानूनी और इखलाकी जवाज़ मौजूद नहीं है इस फैसले का, वरना तो कोई वज़ीर आज़म को नहीं रोक सकता। लेकिन फवाद साहब, आपके पास 155 सीट्स थी, इत्तेहादियों को मिला के आपने हुकूमत बनाई थी, 342 में से 174 वोट उनको भी मिले हैं, तो ये कैसे कानूनी तौर पर लेजिटिमेसी कैसे नहीं है? ज़रा इसको एलैबोरेट कर दें। इसलिए कि जो नून लीग है उसको तो 84 सीटें मिली हैं। नहीं, कंपोजिशन में तो अक्सरियत है ना उनकी फवाद साहब, कंपोजिशन में तो अक्सरियत है ना। 172 के नंबर तो आपके पास भी नहीं था ना, आप भी कंपोजिशन में ही प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। नहीं, हमारे पास 155 नंबर थे ना, हमने तो 10-12 लोग 15 लोग जो आए थे उनको इलेक्ट किया था। लोगों ने नून लीग को तो इलेक्ट ही नहीं किया हुआ इन फैसलों के लिए। नून लीग का तो नंबर ही नहीं है, करीब भी नहीं है कि वो इसको लेजिटिमेसी मिल सके। तो एक होती है डिफेक्टो और एक होती है डिजोरे। तो ये जो टेक्निकली आप समझें कि इन्होंने ज़बरदस्ती रजीम चेंज की, बट प्रैक्टिकली और कानूनी तौर के ऊपर और इखलाकी तौर के ऊपर ये हुकूमत मिनॉरिटी में। अच्छा फवाद साहब, राबन राफील की मुलाकात हुई खान साहब से और पहले तो आपने तस्दीद की, शायद आपके इल्म में नहीं था, फिर खैर खान साहब ने भी तस्लीम कर लिया। वो मिली हैं, किस एजेंडे पर मिली हैं? कोई पैगाम
या क्या बातें उनसे हुई, उन्होंने कोई मशवरा दिया, उन्होंने कोई राय दी या राय ली, ये मुलाकात किस पस मंज़र में हुई? पहली बात तो ये है कि रॉबिन रॉफेल जो है कि वो फ्रेंकली को मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के में या अमेरिका में 2014 के बाद वो कोई एक्टिव उसमें शामिल नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी राय के ऊपर जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पॉलिसी बनाती है या वो पैगाम उनके ज़रिए कुछ किसी को जो है वो करेगी। इमरान खान वो 2014 में आपको याद होगा इंडियन लॉबी ने उनके ऊपर ये केस बनवा दिया था कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं और उनको 2014 के बाद साइड लाइन कर दिया गया था। वो पाकिस्तान की दोस्त हैं, उन्होंने सारी उम्र पाकिस्तान में गुजारी है। उनके हस्बैंड जो थे आर्नेल्ड रॉफेल, वो जनरल ज़ियाउल-हक के साथ त्यारे में वो थे जहाँ उस हादसे में वो हलाक हुए। लेकिन जो रॉबिन रॉफेल हैं, इनका दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है, पाकिस्तान की दोस्त हैं, और इसी लिहाज से वो यहाँ पे उन्होंने लोगों से मुलाकातें की हैं जिनमें इमरान खान भी शामिल। तो बतौर एक पाकिस्तान दोस्त लॉबियस्ट के या एनालिस्ट के उन्होंने कोई मशवरा भी दिया पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से? देखिए, पाक अमेरिका ताल्लुकात में हमारी बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी ये है कि हमें अमेरिका से कोई हमें जंग नहीं करनी, हम कोई एंटी अमेरिकन नहीं हैं, हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान और अमेरिका के जो कई इक़्तिसादी शोबों में, टेक्नोलॉजी में, हमारी फ़ौजी जो है मामलात, उनमें बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और इनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमारी ये बड़ी वाज़ेह पोजीशन है, अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमने किस मुल्क में जाना है, किस मुल्क में नहीं जाना, किस मुल्क से तेल लेना है, किस मुल्क से नहीं लेना। और ये सिर्फ अमेरिकन डिक्टेशन के ऊपर हमारे दौरे नहीं हो सकते, हमारे यहाँ हुकूमतें नहीं तब्दील हो सकती। जो दो सॉवरन मुल्कों के ताल्लुकात जिस तरह से होते हैं, वैसे ही हमें अमेरिका से ताल्लुकात रखने हैं। सही है। अच्छा फवाद साहब, ये पंजाब में फिर तब्दीली की बात हो रही है, ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, इसमें हकीकत भी है? क्योंकि इससे पहले जो आपके रहनुमा हमारे प्रोग्राम में आए वो कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि मौजूदा जो अपोजिशन है वो ऐसा ज़रूर कर रही होगी। तो क्या लोग तोड़े जा रहे हैं आपकी जमात से या काफ लीग से? मेरा ख्याल है ये लेट हो गया। अब तो मुल्क जो है वो बड़ी तब्दीली की तरफ चला गया। पंजाब में खाली क्या कुछ होना है, मेरा नहीं ख्याल ये अब हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें भी कुछ ज़्यादा लंबी चल पाएंगी। सो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में आप देखिएगा, देखते हैं अभी क्या आगे चलते हैं। तो खान साहब को टेक्निकली नॉक आउट करने का जो ऑप्शन था हुकूमत के पास, आपको भी अंदेशा था, वो ख़त्म हो गया है, अब खान साहब सेफ़ हैं? मेरा ख्याल है कि जी वो बड़ा मुश्किल है। इमरान खान कोई नवाज शरीफ या अल्ताफ़ हुसैन नहीं है। पहली बात तो यह है कि कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें आप इमरान खान को टेक्निकली नॉक आउट कर सकें। तो फ़िलहाल तो ऐसा कोई मुकदमा मौजूद ही नहीं है, और अगर वो बनाएंगे तो उसको देख लेंगे, क्योंकि जो एडवोकेट था मुकदमा इलेक्शन कमीशन वाला, उसको तो जो रावलपिंडी हाई कोर्ट है उन्होंने स्टे कर दिया है, कराची हाई कोर्ट ने स्टे कर दिए। सो इलेक्शन कमीशन वाला मामला फ़िलहाल मौजूद नहीं है, और उसके अलावा कोई एज सच केस है नहीं। तो और वैसे भी अगर देखिए इमरान खान को अगर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, उनकी पार्टी 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा जीतेगी। वो आके पहला काम यही करेगी इमरान खान को वापस लेके। ये तौहीन इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, वो उस मुकदमे की फवाद साहब? जी 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 ठीक है। अच्छा फवाद साहब, आपसे गुजारिश है साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फवाद चौधरी साहब, खान साहब ने कहा कि मैं जल्द कॉल दूंगा, तंजीमें जो उनकी हैं और लोग हैं वो तैयार रहें, लेकिन कल उन्होंने एक और बात की कि आईजी पंजाब को तब्दील करेंगे। अब आईजी पंजाब से क्या मसला है? क्या वो मौजूदा जो हुकूमत है उनको आईजी साहब को गवर्न नहीं कर पा रही, वो बात नहीं मान रही है? रीज़न क्या है? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होगा, मुझे डिटेल्स का नहीं पता कि आईजी पंजाब का क्या इशूज़ हैं क्या नहीं है। ये तो ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत का इशू है। अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने चेंज करना है तो दिस इज़ अप टू देम। फवाद साहब, एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि अब इलेक्शन करीब हैं, इस्लामाबाद में एक मुलाकात के तज़किरे हैं, चर्चे हैं, खान साहब की एक मुलाकात जो कहते हैं कि खुशगवार माहौल में ख़त्म हुई, उसके बावजूद ना तो खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं,
ना खान साहब इतने मुतमईन नज़र आते हैं। वो काल की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं सितंबर में काल भी दे सकता हूं। तो अगर मामला दर पर्दा तय पा चुके हैं, इलेक्शन की डेट पर इत्तेफाक हो गया है या इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिर काल क्यों खान साहब देना चाहते हैं? और वो मुलाकात कैसी रही? बात यह है कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है ना, वो तो ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें बैठ के मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क तय करें। पाकिस्तान में जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला यह है कि सियासी जमातों के दरमियान कोई रूल ऑफ द गेम नहीं है। हमने कोई अपना ये नहीं है कि कौन कहाँ कब क्या जो है वो कर सकता है और कौन क्या क्या चीज़ें नहीं आप करेंगे। सो जब तक जमहूरियत में रूल ऑफ द गेम तय नहीं होगी, पाकिस्तान में सियासत जो है वो इस ऐसे ही रहेगी जैसे कि अब है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने जो अपना इंटरव्यू है उसमें ये बात कही है कि हमें बैठ के एक फ्रेमवर्क जो है वो तय करना चाहिए। अब हुकूमत, अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बजाय इसके कि वो रोज़ाना एक नया केस बनाने के फवाद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जो सियासी रेवलरी है वो बड़ी संगीन है। क्या इस मकसद के लिए इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी इनके साथ ऑन टेबल आने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हमने जो कल भी, अगर आपने खान साहब का जो इंटरव्यू सुना हो इमरान खान के साथ, तो उन्होंने यही कहा है कि हमारी सिर्फ एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अर्ली इंतखाबात के ऊपर तैयार हो, जल्द इंतखाबात के ऊपर तैयार हो। अगर वो शहबाज शरीफ ये ऐलान कर देते हैं कि वो जल्दी इंतखाबात के लिए तैयार हैं, उसके बाद पार्टीज मिल के एक फ्रेमवर्क बनाएं जिसमें हम समझते हैं कि नया इलेक्शन कमीशन आना चाहिए, ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारी पार्टीज को एतबार हो। उसके बाद जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान एक बड़े चार्टर की तो ज़रूरत है, उसमें तो कोई शुबा नहीं। सही है। ये जो मुलाकात का चर्चा है, एक तो ये फरमाइए मुलाकात हुई, और दूसरा उसमें भी कोई वो जो खान साहब के मुलाकाती हैं वो कोई फैसिलिटेटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? उस पर मुझे आई वोंट बी एबल टू कमेंट, क्योंकि मुझे कुछ इल्म नहीं है क्या बात है, क्या हुई क्या नहीं। हम भी ये सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर ज़्यादा अफवाहें हैं, कोई ऐसी बात कोई है नहीं। मुलाकात की तस्दीक भी आप कर रहे हैं या तरदीद कर रहे हैं, ये तो क्लियर नहीं। मैंने ये कहा कि मैं आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं। अच्छा, ये जो आप टीवी वाली बात कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया जिससे ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। तो ख़ुद मुस्लिम लीग नून 2017 में इस क्राइसिस से गुज़र चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्यों खान साहब पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कोई बात होगी, या वैसे सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है? नहीं, इसके पीछे बात यह है ना कि देखें, जब आप इन्होंने बना लिया है, इनको पता लग गया कि इमरान खान को नहीं हरा सकते, और अब तो आपके सामने खुर्रम दस्तगीर ने बात की, जावेद लतीफ़ ने बात की, मरियम ने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो सख्त फैसले हैं ये हम तो नहीं करना चाहते थे, हमसे फैसले करवाए गए हैं, और ये फैसले चूंकि करवाए गए हैं अब हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, और इलेक्शन इमरान खान जीत रहा है, इसलिए हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। सो कभी फजलुर रहमान कह देता है कि जी ये इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, 1 साल आगे जाने चाहिए। कभी जो है ये जावेद लतीफ़ वगैरह ये फिजिकल एलिमिनेट करना चाहते हैं इमरान खान को, जो फवाद साहब इसमें आपके पास जो आपने ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, और इसकी इंक्वायरी हम तो समझते हैं कि इमरान खान एक बड़े फिगर हैं, जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, चलिए एक तो ये रेफरेंस जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई आपकी जो हुकूमतें हैं सूबों में उनकी कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी है, और आप इंक्वायरी की जानिब क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, हमने तो इसके ऊपर, मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत तो इसके ऊपर FIRs दर्ज कर रही हैं, और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगी, और यकीनन मेरे ख्याल में जुडिशरी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने ये सारा किया है, आप देखिए जावेद लतीफ़ साहब भी नामजद होंगे फवाद साहब? जी, जाहिर है जावेद लतीफ़ तो इसमें मरकज़ी मुल्ज़म है। मरियम औरंगज़ेब हैं जिनके PTV उनके हुक्म के ऊपर PTV पे इसको इस्तेमाल किया गया, MD PTV हैं और दीगर लोग हैं।
जो कि इसमें मुलव्वस हैं, उनको सबके ऊपर जो है वो तो FIRs होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ जुडिशरी को इसका नोटिस जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। और जिस किस्म की ये कैंपेन बनाई गई, फिर स्ट्रेटजिक मीडिया सेल्स के अच्छा, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद साहब, एक जब आपने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा मैं खुद 4 वज़रा के साथ इमरान खान साहब के पास चल के जाने को तैयार हूँ, हम इस पे जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हैं, लेकिन हमें कोई ठोस सबूत तो फराहम करें। फवाद चौधरी साहब और PTI, कोई इनके पास इंफॉर्मेशन है वो फराहम करें, हम खुद इस पे इनिशिएट करेंगे, जुडिशल इंक्वायरी की रिक्वेस्ट करेंगे। तो आप मतलब कमर जमान कायरा साहब भी और आप भी क्या मतलब आपको समझ नहीं आ रही है, या आप बिल्कुल ही मतलब नाबलद है, जूद पीछे बचे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही है कि 3 दिनों से क्या हो रहा है। जिस तरीके से नून लीग से वाबस्ता स्ट्रेटजिक मीडिया सेल के लोगों ने पहले ट्वीट्स की, वीडियोस जो हैं वो डाली गई, जिस पे एक सहाफ़ी के ऊपर पर्चा भी हुआ है पंजाब में, और उसके बाद जो है ये जो आज PTV पे जो कुछ हुआ है, इससे सबूत हम क्या, और मतलब अब क्या इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर इंक्वायरी करें, और ये सारे लोग मुलव्वस हैं इसमें क्या शुबा। सही है। अच्छा, आप अभी हमारे प्रोग्राम में थे, राजा रियाज साहब, वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद में जो इलेक्शन हो रहा है, खान साहब जिसमें उम्मीदवार हैं, वहाँ जो साबिक आपके उम्मीदवार MNA थे और वज़ीर भी थे, उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से लोग बरहम हैं और इसीलिए पार्टी ने उनको रोक दिया है कि आप कैंपेन ना करें। ऐसी कोई सूरत हाल है वहाँ के आपके जो साबका उम्मीदवार और MNA थे? पहली बात तो यह है कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप अब भी राजा रियाज को रेफर करते हैं और हमसे पूछते हैं कि वो ठीक कह नहीं है, गलत कह रहे हैं। वो कायदे हिज़्ब यानी खिलाफ है। बेशरम आदमी जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, जो बेचारा अपने घर के बाहर खड़े होके जो है वो छली नहीं खा सकता, और लोग उसे जो है वो लोटे मारते हैं जहाँ चलता है, उसको आप अपने प्रोग्राम में बुला के उससे गवाहियां ले रहे हैं लोगों के बारे में। सो मेरा तो ख्याल है कि ये इसका जवाब ही देना जो है वो तौहीन होगी। आगे चले। ही इज ऑपोजिशन लीडर बाय द वे कौमी असेंबली में। बहरहाल फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जिस तरह की असेंबली है उस तरह की लीडर है जी। जी, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आपका इजाज़त दीजिए।